हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो हिटलर राइज टू पावर, इंट्रोडक्शन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर राइज टू पावर, आखिर हिटलर पावर में कैसे आया। जो जर्मनी में इकोनॉमिक, पॉलिटी एंड सोसाइटी क्राइसिस हो रहे थे, इसकी वजह से जो हिटलर थे वो किस में आए, पावर में आए। वो 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे थे और उनका जो पूरा यूथ था वो किस में गया, गरीबी में गया था। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो उन्होंने आर्मी में एनरोल कर लिया था और उन्होंने एज अ मैसेंजर काम किया, एक तरफ से दूसरी तरफ मैसेज पहुंचाने का, फ्रंट में जहाँ पर मेन लड़ाई लड़ी जाती है। बिकेम अ कॉर्पोरल, एक टाइप का रैंक होता है आर्मी में, वो बन गए। एंड इन्होंने अपनी ब्रेवरी के लिए क्या मेडल हासिल किया कि हाँ लड़ाई हो रही तब भी ये मैसेज इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। जो जर्मन की डिफीट थी वो हॉरिफाइड थी इनके लिए भी, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा उससे इनके अंदर भी उससे बहुत ज़्यादा डर हुआ था कि क्या बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इनको विश्वास नहीं हो रहा था मेन चीज़ कि हाँ जर्मनी हार गई है। और जो वर्साइल ट्रीटी हुई थी उसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। 1919 में इन्होंने एक स्मॉल ग्रुप जिसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी उसको ज्वाइन किया। धीरे धीरे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पे अपना कंट्रोल ले लिया था और उसको रीनेम करके उसका नाम रख दिया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ठीक है, बाद में जाके इसी पार्टी का नाम नाजी पार्टी पड़ गया था। जो 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि मैं बावेरिया का कंट्रोल अपने अंडर में ले लूंगा, ये बर्लिन की तरफ गए ताकि जो पावर है उसको मतलब वहां बर्लिन की तरफ गए ताकि ये कैप्चर कर सके और पावर में आ सके। लेकिन ये फेल हो गए, इनको अरेस्ट किया गया और इनको ट्राइड ऑफ ट्रीजन, अपनी कंट्री को धोखा देने के उसमें जेल में डाल दिया गया और बाद में जाके इनको रिलीज कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर हमने यही पढ़ा कि 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि मैं बावेरिया पे कंट्रोल करूंगा, तो बर्लिन की तरफ गए और ताकि वो अपने आप को पावर में ला सके। ठीक है, वो फेल हो गए, उनको अरेस्ट कर दिया गया। किस जुर्म में, कि उन्होंने अपनी कंट्री को क्या दिया, धोखा दिया गया। और उसके बाद उन्हें कुछ टाइम के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। नाजी कुड नॉट अफेक्टली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट, मतलब अर्ली 1930s तक जो नाजी पार्टी थी उसको इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसकी नहीं थी। ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था कि जो जर्मनी की करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो प्राइस थे वो डाउन चले गए थे और लोगों के पास जॉब्स की कमी हो गई थी, उसी टाइम पे, उसी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जो नाजिज्म था वो एक मास मूवमेंट बन गया था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में फेमस हुआ था। एज आफ्टर 1929 के बाद जो बैंक्स थे वो कोलैप्स हो गए, जो बिजनेस थे वो बंद हो गए, जो वर्कर्स थे वो उनको अपनी उनकी जो जॉब थी वो छूट गई, जो मिडिल क्लास थे उनको थ्रेट था कि धीरे धीरे वो भी क्या बन जाएंगे, या वो भी अनएम्प्लॉयड बन जाएंगे और उनके पास भी जितना भी पेंशन का अमाउंट है वो भी खत्म हो जाएगा। इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपोगेंडा स्ट्राइड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, मतलब जो जो भी चीज़ें नाजी लोगों के बीच में जाके बोल रहे थे, नाजी जो लोगों को अपने थॉट्स बोल रहे थे, तो लोगों के बीच में इन थॉट्स की वजह से लोगों के बीच में होप आया कि उनका जो फ्यूचर है वो क्या होगा, अच्छा होगा। 1928 में जो नाजी पार्टी है उनको सिर्फ 2.6% वोट, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिले थे रिचस्टैग द जर्मन पार्लियामेंट में। लेकिन जब 1932 में इलेक्शन हुए तो यहाँ पर ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, इनको टोटल 375 वोट्स मिले थे। ठीक है, अब हिटलर प्रोमिसेस टू जर्मन पीपल, आखिर हिटलर ने क्या क्या प्रॉमिस किए थे जर्मन पीपल को। जो हिटलर थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पीकर थे, उनका बोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था, वो लोगों को बिल्कुल मैनिपुलेट कर देते थे। हिज पैशन एंड वर्ड मूव पीपल, वो जिस तरीके से बोलते थे और जिस तरीके से वो लोगों के बीच में अपना, लोगों के बीच में वो एक अपने आप को समझाते थे कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर लूंगा, उनके बीच में अपने आप को बताते थे कि हाँ मैं भी तुम्हारी सिचुएशन में हूँ। और उनके जो वर्ड्स से, जो उनकी जबान थी उससे लोग बहुत ज़्यादा मूव होते थे, मतलब उन्हीं की बोली बोलने लग जाते थे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करूंगा, जो भी हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है वर्साइल ट्रीटी में उसको अनडू करूंगा। ठीक है, एंड अब हमारे जो जर्मन पीपल की डिजिनिटी जा चुकी है मैं उसको वापस लेके आऊंगा। ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो एम्प्लॉयमेंट देंगे उनके लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, एंड सिक्योर फ्यूचर, और यूथ के लिए मैं एक सिक्योर फ्यूचर बनाऊंगा। ठीक है,
ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंस, उन्होंने प्रॉमिस किया कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हमारी कंट्री में है या फॉरेन कंट्रीज हमारी कंट्री में आ रही, मैं उन सबको बाहर फेंक दूंगा। एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कंस्पिरेंसी अगेंस्ट जर्मनी, और जो भी फॉरेन कंट्री या जर्मनी के खिलाफ कुछ भी प्लान कर रही है उनको मैं सब रेजिस्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये हिटलर, ये उनकी कांग्रेस पार्टी पार्टी कांग्रेस न्यूरेनबर्ग इन 1938, ये उनकी न्यूरेनबर्ग रैली इन 1936। ठीक है, न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, आखिर नया स्टाइल क्या आया था पॉलिटिक्स में। हिटलर डिवाइस न्यू सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स, हिटलर जब पावर में आए तो उन्होंने एक नया ही सिस्टम स्टार्ट किया पॉलिटिक्स का। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड स्पेक्टिकल, मतलब उनको पता था, वो उनको ये समझ थी कि लोगों के लिए जो रिचुअल्स है वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर हमें मास मोबिलाइजेशन करना है, मतलब लोगों को एक साथ इकट्ठा करना है, तो उसके लिए जो विजुअल इम्पैक्ट्स होते हैं, जो देखने वाली चीज़ें होती है, वो कितनी ज़्यादा सही होनी चाहिए। नाजी ने बहुत सारी रैलीज हेल्ड की, पब्लिक मीटिंग की, ताकि वो लोगों को ये बता सके, डेमोन्स्ट्रेट, ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि हिटलर को सपोर्ट करो, एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी, और ताकि वो लोगों के बीच में सेंस ऑफ यूनिटी ला सके। ठीक है, द रेड बैनर विद द स्वास्तिक, जो रेड बैनर था विद द स्वास्तिक, नाजी सल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीच वर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल ऑफ पावर, मतलब यहाँ पर जो उनका झंडा था वो रेड बैनर विद स्वास्तिक था, नाजी सलूट होता था, एंड द रिचुअलाइज राउंड ऑफ प्लॉज, जब भी स्पीच दी जाती थी उसके बाद एक रिचुअल होता था राउंड ऑफ तालियों का। ठीक है, ये सारे जो थे ये पार्ट ऑफ दिखाना था कि हाँ मैं कितनी ज्यादा पावर में हूँ, इस पर विजुअल इम्पैक्ट थे ये पावर के। ठीक है, नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली, मतलब जो नाजी का प्रोपोगेंडा था, जो नाजी जो लोगों के बीच में शो कर रहे थे, उसकी वजह से वो हिटलर को क्या दिखा रहे थे कि हिटलर एक मसीहा है, एक सेवियर है। ठीक है, जैसे कि जो हिटलर है वो एक ऐसा पर्सन है जिसको भेजा गया है ताकि वो लोगों के बीच में जितनी भी डिस्ट्रेस है, मतलब जितनी भी दुख है उनको खत्म कर सके। ठीक है, इट इज एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हु सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड, यही एक ऐसी इमेज थी ये मसीहा वाली जिसकी वजह से जो लोगों की इमेजिनेशन बनी, उनके अंदर सेंस ऑफ डिग्निटी आई एंड प्राइड आया। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब वर्साइल ट्रीटी हुई थी तो लोगों का जो प्राइड था, जो डिग्निटी थी, वो खराब हो गई थी। ठीक है, लेकिन जब जो हिटलर है उसको एज अ मसीहा सेवियर दिखाया गया तो लोगों के बीच में जो ये प्राइड था, ये डिग्निटी थी, वापस आने लगी। एज जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्पीकर था, had been shattered and who were living in the time of acute economic crisis। जिन जिन लोगों की डिग्निटी और प्राइड शैटर हो चुके थे और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक क्राइसिस में जी रहे थे, तो उन्हीं लोगों के दिमाग में ये जो फोटो थी कि हिटलर एक मसीहा है वो छप गई थी। ठीक है, ये हिटलर एड्रेसिंग यहाँ पर ही है, रेड बैनर होता है विद स्वास्तिक। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, आखिर कैसे कैसे धीरे धीरे जो जर्मन में डेमोक्रेसी सिस्टम था वो खत्म किया गया। 13 जनवरी 1933 में जो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे, उन्होंने जो चांसलरशिप थी, ये हाईएस्ट पोजीशन होती है कैबिनेट में, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में, वो हिटलर को दी। ठीक है, बाय नाउ द नाजी हैड मैनेज टू रिलाई द कंजर्वेटिव टू देयर कॉज, मतलब यहाँ अब तक क्या हो चुका था कि लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा बन चुका था नाजीज पे। ठीक है, हैविंग एक्वायर्ड पावर, जैसे उनके पास पावर आई, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब हिटलर ने सबसे पहले क्या किया कि मैं जो डेमोक्रेटिक रूल है, जो ये स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी है, मैं इसको, इसमें जो गड़बड़ी है, इसमें जो गड़बड़ है मैं उसको खत्म करूंगा। ठीक है, A mysterious fire broke out in the German parliament, एक मिस्टीरियस फायर ब्रोक हुई जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में फरवरी में, एंड जिसकी वजह से जो हिटलर का ये मूव था कि मैं डेमोक्रेसी को क्या करूंगा, खत्म करूंगा, वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी, यही जो फायर डिक्री हुई थी, फायर डिक्री मतलब जैसे ही ये फायर हुई थी उसके बाद से जितनी भी जो जितनी भी जो वहां पर डेमोक्रेसी में रूल्स थे वो सारे खत्म हो चुके थे। अब यहाँ पर सारे जो यहाँ पर ये बोला गया है कि जितने भी सिविक राइट थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, दैट हैज बीन गारंटीड बाय द वीमर, मतलब वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी लोगों को राइट्स दिए थे, वो फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी में सारे के सारे खत्म कर दिए गए। ठीक है, रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट, अब क्या हुआ, व्हेन ही टर्न ऑन हिज, अब जो हिटलर था वो
किसकी तरफ गया, उनकी जो आर्च एनिमी, जो सबसे बड़ी एनिमी है, द कम्युनिस्ट की तरफ गया। मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camp। ज़्यादातर जो ये कम्युनिस्ट थे, इनका सामान उन्होंने पैक करवाया और उनको कहाँ पर भेज दिया, कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। ये जो कैंप्स है आइसोलेटेड एंड डिटेन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब विदाउट प्रोसेस ऑफ लॉ के, मतलब किसी को भी अरेस्ट करके वहाँ पर डाल डाल दिया जाता है। मेनली हिटलर क्या करता था, जो भी उसके एनिमी थे उनको यहाँ पर भेज देता था। और ये ज़्यादातर ये ना इलेक्ट्रीफाइड वायर से, ऐसे इलेक्ट्रीफाइड वायर से ये पूरा एरिया पैक रहता था। और इसमें पूरे टाइम पे क्या लगती रहती, इलेक्ट्रिसिटी जाती रहती थी, ताकि जो ये लोग हैं ये बाहर ना आ सके। ठीक है। द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट, जैसे कम्युनिस्ट को दबाया गया था वो बहुत ज़्यादा सीवियर था, बहुत ज़्यादा ही कठोर तरीके से इनको दबाया गया था। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि इनको कहाँ भेज दिया गया था, कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था। आउट ऑफ सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ, या जो सर्वाइवर थे उसमें से 6808 अरेस्ट फाइल ऑफ ड्यूसेलडॉर्फ के थे। ये एक स्मॉल सिटी है, यहाँ पर 500,000 पॉपुलेशन है। इनमें से 1440 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन, यहाँ पर 1440 तो सिर्फ कम्युनिस्ट ही थे। ठीक है। दे हावेवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप ऑफ, लेकिन ये सिर्फ एक ही है, मतलब यहाँ पर जो हिटलर थे उन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों को रिप्रेस किया था, दबाया था। 52 टाइप्स के पीपल को उन्होंने विक्टिम बनाया था, उनमें से एक क्या थे, कम्युनिस्ट थे। ठीक है। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। आके डिक्टेटरशिप जर्मनी में कब आई, 3 मार्च 1933 जो इनेबलिंग एक्ट था वो पास किया गया। इस इनेबलिंग एक्ट में ये लिखा हुआ था कि जो जर्मनी है वो अब डिक्टेटरशिप रूल पे है, मतलब कि जो हिटलर है वो पावर टू साइडलाइन, मतलब पार्लियामेंट को साइडलाइन करके अब कौन पावर में है, पार्लियामेंट का कोई वो नहीं है, जो हिटलर बोलेगा वही चलेगा। ठीक है। रूल बाय डिग्री, मतलब अपनी मर्जी से जो हिटलर था अब वो जर्मनी में क्या करने वाला था, रूल करने वाला था। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, ऑल पॉलिटिकल पार्टी एंड ट्रेड यूनियन, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, जितने भी ट्रेड यूनियन थे, उनको बैन कर दिया गया, एक्सेप्ट जो नाजी पार्टी थी वो एंड उनके जो एफिलिएट थे, उनसे जो जुड़ी हुई पार्टी थी वो। द स्टेट स्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द, जो स्टेट था उसने कंप्लीट कंट्रोल इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आर्मी और जुडिशरी के ऊपर सीधा हिटलर ने अपना कंट्रोल, या हम बोल सकते हैं नाजी ने अपना कंट्रोल ले लिया था। ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, आखिर एक्स्ट्रा पावर क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इनके पास, इन्होंने क्या किया, स्पेशल सर्विलियंस कैमरास वगैरह, सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट की, ताकि कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन द वे, मतलब जिस तरह ये सारी चीज़ें इन्होंने इसलिए की ताकि सोसाइटी को अपनी तरीके से कंट्रोल कर सके और उन पे ऑर्डर्स उनसे ऑर्डर उनको दे सके। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, यहाँ पर पहले से ही जो रेगुलर पुलिस थी, जो ग्रीन यूनिफॉर्म एंड एसए और द स्टोर्म ट्रूपर, ये तो पहले से ही थी, लेकिन इनमें एक और इंक्लूड, और जो पुलिस थी वो भी इंक्लूड की गई, जैसे गेस्टापो, ये सीक्रेट स्टेट पुलिस है, एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड एंड द क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस, ये एक्स्ट्रा में यहाँ पर और बनाई गई। ठीक है। इट वॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा ये एक्स्ट्रा पावर थी, किसके लिए, न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेस दैट गिव द नाजी। अब ये जो पहले की जो फोर्सेस थे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो तो पहले भी काम करते थे, लेकिन जो ये नाजी ने नई फोर्सेस निकाली थी, ये गेस्टेपो, एसएस, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस, इन्हीं की वजह से नाजी को एक रेपुटेशन मिली थी, डियर्डेड क्रिमिनल स्टेट। ठीक है। पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गेस्टेपो, अब जो पीपल थे उनको गेस्टेपो में डिटेन किया जाता था, जो स्पेशल स्टेट पुलिस है वो उनको टॉर्चर चैम्बर में ले जाती थी टॉर्चर करने के लिए। राउंडेड एट, इनको एक साथ खड़ा किया जाता था, और इनको भी कंसंट्रेशन, मतलब किसी को भी इन्होंने डिटेन किया, मतलब अरेस्ट किया। ठीक है। पहले उसको टॉर्चर चैम्बर में ले जाएंगे, उसके बाद उनको सबको खड़ा करेंगे और कहाँ पर भेज देंगे, कंसंट्रेशन कैंप में भेज देंगे। डिपोटेड एट विल, मतलब अपनी मर्जी से इनको अरेस्ट किया जाता था। कोई भी, मतलब हिटलर के टाइम पे कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं होती थी, जब हिटलर पावर में आया उसके बाद जो पुलिस थी वो अपनी मर्जी से उन्हें अरेस्ट करती थी। अगर पुलिस को जरा सा भी शक होता था वो उस आदमी को अरेस्ट कर लेते थे, उनके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं होता था। जो इनको करना है, अगर इनको उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजना है तो ये वहाँ भेज देते थे, अगर इनको टॉर्चर चैम्बर के बाद उनको छोड़ देना था तो ऐसे करते थे। ठीक है। मतलब ये सारा इनकी विल पे होता था।
द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर, पुलिस के पास इतनी ज़्यादा पावर हो गई थी कि रूल विद इम्प्यूनिटी, कि ये क्या करते थे, रूल करते थे, क्योंकि इनको कोई डर नहीं था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कोई पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, ताकि मेरी जो इकोनॉमी है वो बढ़े। ठीक है। जो मेरी इकोनॉमी पैसे की पावर है वो बढ़े या इकोनॉमी बढ़े, तो हिटलर ने ये टास्क असाइन किया इकोनॉमिस्ट हिजाल्मर सेचेट्स को। एंड इनका एम क्या था, इनका एम था कि फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, कि मतलब ये फुल प्रोडक्शन करवाएंगे जर्मनी में ही, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट देंगे किसके हिसाब से, कि वर्क क्रिएशन प्रोग्राम जो किसने फंड किया था, जिसको कौन पैसा देता था, स्टेट पैसे देता था। ठीक है। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड द पीपल्स कार, मतलब इस प्रोजेक्ट से क्या बना था, जर्मन सुपर हाईवे एंड पीपल्स कार, जिसका नाम था द वॉक्स वेगन, ये था उसका पोस्टर। ठीक है। फॉरेन पॉलिसी, इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस, मतलब फॉरेन पॉलिसीज में भी हिटलर को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस इन 1933 से वो पुल्ड आउट वहाँ से, मतलब ये लोगों के कंट्रीज की एक ग्रुप होता है, यहाँ से वो हट गए थे। इन्होंने जो रिहन लैंड को था उसको दोबारा ऑक्यूपाइड कर दिया 1936 में, एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन, और ये ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया किस स्लोगन के साथ, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। ठीक है। ही देन वेंट टू रेस्ट जर्मनी स्पीकिंग स्टूडेंट फ्रॉम एंटायर कंट्री, मतलब ही उसके बाद से ये स्टूडेंट लैंड गए और वहाँ पर इन्होंने जो एंटायर कंट्री थी, ठीक है, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इन ऑल दिस ही हैड द, ये जो भी हिटलर कर रहा था उसमें उसका जो पीछे से सपोर्ट कर रहा था वो था इंग्लैंड। ठीक है। क्योंकि इंग्लैंड को भी लगा था कि जो वर्साइल का वर्डिक्ट था, जो वर्साइल की ट्रीटी थी, वो जर्मन के लिए बहुत ज़्यादा हार्श थी। ठीक है। दीज क्विक सक्सेस एट द होम एंड अब्रॉड, जो हिटलर को सक्सेस मिल रही थी घर में अपनी कंट्री में और अब्रॉड दूसरी कंट्रीज में, उसकी वजह से रिवर्स द, जो हमारे जर्मनी कंट्री की डेस्टिनी थी वो क्या हो रही थी, रिवर्स हो रही थी, उल्टी हो रही थी। अब यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या निकाला गया, सेचेट हैड एडवाइस हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग, जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने हिटलर को एडवाइस किया था कि हमें इतना ज़्यादा जो वेपन्स है आर्मी के लिए उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो फाइनेंशियली है वो जर्मनी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं हुई है। कोशियस पीपल, मतलब जो हर चीज़ को सोच समझ के चलते थे, नाजी जर्मनी में उनकी कोई प्लेस नहीं थी, इसीलिए जो इकोनॉमिस्ट थे उनको जर्मनी छोड़ के जाना पड़ा। हिटलर चूज वॉर, हिटलर ने वॉर चूज की ताकि जितने भी आने वाली इकोनॉमिक क्राइसिस है उनसे मैं बाहर निकल सकूं। रिसोर्सेज वर टू बी एक्सपेंशन, मतलब अगर मैं एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी करूंगा, मतलब जर्मनी के आसपास अगर मैं दूसरे इलाकों को भी जर्मनी में लेके आ जाता हूँ तो उसकी वजह से मेरी कंट्री में क्या आएंगे, रिसोर्सेज आएंगे। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया। दिस स्टार्टेड द वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, इसकी वजह से फ्रांस एंड इंग्लैंड के साथ क्या हो गई थी, वॉर हो गई थी। ट्राई पार्टी इट पैक्ट, सितंबर 1940 में एक जो ये ट्राई पार्टी पैक्ट था, ये जर्मनी, इटली एंड जापान के बीच में पैक्ट साइन किया ताकि ये मिलिट्री कॉपरेशन को, कि हम एक साथ में जो हमारी मिलिट्री है वो एक साथ मिलकर काम करेगी, इसको आगे बढ़ा सके। इसकी वजह से जो हिटलर का क्लेम था इंटरनेशनल पावर पे वो बढ़ा, क्योंकि अब इसके सिर्फ जर्मनी अकेला नहीं था, जर्मनी के पास इटली एंड जापान के भी मिलिट्री सपोर्ट से पपेट रेजिम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल, मतलब पपेट रेजिम ऐसी जगह, रेजिम हम समझ सकते हैं कि रूल, कि जो लोग नाजी जर्मनी को या हिटलर को सपोर्ट करते थे ऐसे लोगों को लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप में इंस्टॉल कर दिया गया, जगह जगह भेज दिया गया, और उनको वहाँ पर किंग, जहाँ जहाँ भी ये जीतते थे वहाँ पर किंग एज अ किंग या नाजी, मतलब जो यहाँ पर ये बोला गया कि जो भी डिसीजन है वो हिटलर का होगा, और जो पपेट रेजिम है ये उनको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, जैसा कि इंडिया में हुआ था। जो ब्रिटिशर थे वो कभी डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, वो थ्रू पपेट किंग क्या करते थे, रूल करते थे। बाय द एंड ऑफ 1940 के एंड तक हिटलर पिकुलर, मतलब 1940 के एंड तक जो हिटलर था वो हाईएस्ट, जहाँ पर उसके पास सबसे ज़्यादा पावर थी, ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुका था। ठीक है। कॉन्कोरिंग ईस्टर्न यूरोप,
जो हिटलर था उसका बहुत लॉन्ग टाइम एम था कि मैं ईस्टर्न यूरोप को अपने अंडर में कंट्रोल करूँ या अपने अंडर में ले आऊँ। ही वांटेड टू इंश्योर फूड, वो ये चाहता था कि जो जर्मनी उसके पास फूड सप्लाई की कमी ना हो और ना ही लिविंग स्पेस की कमी हो। ही अटैक्ड, उसने अटैक किया सोवियत यूनियन इन जून 1941। ये जो थी जो हिस्टोरिकल ब्लंडर, मतलब ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी हिटलर की। उसने क्या किया था, जो जर्मन वेस्टर्न फ्रंट था वो ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग को एक्सपोज कर दिया था। मतलब जो वेस्टर्न फ्रंट था वो हिटलर ने वेस्टर्न फ्रंट को एक्सपोज कर दिया था। मतलब वहां से मिलिट्री कम कर दी थी। किसको एक्सपोज किया था? ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग को। और जो ईस्टर्न फ्रंट था वो किसको? पावरफुल सोवियत आर्मीज को। जो सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एंड स्टारलिन। मतलब यहाँ पर सोवियत रेड आर्मी, यहाँ पर जो ये मतलब जर्मनी थी वो हार गई थी, ठीक है। आफ्टर द सोवियत रेड आर्मी हॉन्डेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मनी सोल्जर अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। मतलब हराते रहे जब तक कि वो बर्लिन तक नहीं पहुंच गए। एस्टैब्लिंग सोवियत हेगोमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप, और जो पूरा एंटायर ईस्टर्न यूरोप था वहां पर इन्होंने सोवियत हेगोमनी स्टैब्लिश कर दिया था फॉर हाफ अ सेंचुरी। मतलब 50 साल तक इन्होंने वहां पर राज किया था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसए रेजिस्टेंट, जो यूएसए था वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। अनविलिंग टू अगेन फेस, क्योंकि वो जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम उन्हें फेस हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, इसीलिए वो जो वॉर थी उनमें आने के लिए थोड़ा रेजिस्ट कर रहा था। लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रेजिस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जो जापान था वो ईस्ट में अपनी पावर को क्या कर रहा था? एक्सपेंड कर रहा था। इट हैड ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना। उसने फ्रेंच जो इंडो चाइना था उसको अपने अंडर में कर लिया था, और वो प्लान कर रहा था यूएस नेवल बेस जो पैसिफिक में है उस पर अटैक, ठीक है। वेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, जब जापान ने अपना जो सपोर्ट है हिटलर को एक्सटेंड किया, एंड बॉम्ब द यूएसए बेस एट, और जो जापान है उसने बॉम्बिंग की यूएसए बेस एट पर्ल हार्बर पे। इसी के बाद जो यूएस था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हो गया। द वॉर, जो वॉर थी वो मई 1945 में एंड हुई, एंड जो हिटलर था वो डिफीटेड, वो हार गया था। उसके बाद जो यूएस था उसने हिरोशिमा जापान में क्या किया था, जो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था जिसको हम हिरोशिमा नागासाकी भी बोलते हैं, वहां पर जो यूएस था उसने न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।